मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसे चिकने तल जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है, ठीक है, ऐसे चिकने तल जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। वे या ऐसे चिकने तल जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है, ठीक है, उसे दर्पण कहते हैं। क्या होता है भाई? तो ऐसे चिकने तल जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, या ऐसे चिकने तल जिसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की सभी किरण क्या होती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे चिकने तल जिस पर पड़ने वाली सभी प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम दर्पण कहते हैं। या ऐसे चिकने तल जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दर्पण। अब देखिए, जो दर्पण होता है ना, वह कांच से बनाया जाता है। कांच के एक पृष्ठ पर क्या किया जाता है? पॉलिश किया गया होता है। दर्पण जो होता है वह कांच से बनाया जाता है। कांच के एक पृष्ठ पर क्या किया जाता है कि पॉलिश कर दिया जाता है। सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है, मरकरी का पॉलिश कर दिया जाता है, टीन का पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक। अब ये जो दर्पण होता है ना, वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, यानी कि परावर्तक तल जानते हैं आप लोग क्या होता है? परावर्तक तल जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, वस्तु के जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है या दर्पण के जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे ये कोई दर्पण हुआ, ठीक है, इसकी इधर पॉलिश है और इस तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला तल, इधर वाला तल, इसको कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? गोलीय होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। हमें पढ़ना है 10th के क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। अब जो गोलीय दर्पण होती है वो कितने प्रकार की होती है? पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? गोलीय होता है। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है? देखिए मैं बनाता हूं पहले। ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर पॉलिश की गई होती है और धंसा हुआ भाग चिकना होता है
और प्रकाश का परावर्तन इसी धंसे हुए भाग से होता है। प्रकाश का परावर्तन इसी धंसे हुए भाग से होता है, ठीक है, इस धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग पर क्या किया गया होता है, पालिश किया गया होता है, और धंसा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है। ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर पालिश की गई होती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर पालिश की गई होती है, ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर पालिश की गई होती है और उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि परावर्तक तल जो होता है उसका कैसा होता है, उठा हुआ। इसमें परावर्तक तल कैसा होता है, धंसा हुआ, और उसका परावर्तक तल कैसा होता है, उठा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है, धंसा हुआ, ठीक है, और उठे हुए भाग पर कैसा क्या किया गया होता है, पालिश किया गया होता है, ठीक। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर पालिश की गई होती है और उठा हुआ भाग कैसा होता है, चिकना होता है, और इसी से प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर पालिश की गई होती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग पालिश की गई होती है और उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक। पहला जो परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ध्रुव, पोल। ध्रुव क्या होता है, ठीक है, पोल किसे कहते हैं। तो देखिए, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, जैसे ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको सही से बनाते हैं, ठीक। ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका जो परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को, जो दर्पण का परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। दर्पण का जो परावर्तक तल होता है ना, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं किससे, P से। दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है ना, उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है वो आपका होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो देखिए, जो दर्पण होता है ना, दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है वह कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है। जो दर्पण होता है, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। इस दर्पण को कांच के खोखले गोले से काट कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, ये गोले को काट करके बनाया जाता है। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण को कांच के खोखले गोले से काट के बनाया जाता है। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र समझ में आ गया।
गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होगा ना, वही इस दर्पण का केंद्र होगा। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी कि दर्पण को हम कांच के खोखले गोले को काट कर बनाते हैं। दर्पण किससे बनाया जाता है? तो कांच के खोखले गोले को काट कर दर्पण का निर्माण किया जाता है। यह दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस गोले से बना होता है, ठीक है, उस गोला का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी क्या होगा? केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। इसके डिफिनीशन पे नहीं जाना है, आपको इसको समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। रट करके नहीं पढ़ेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और समझ करके पढ़िए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिए। जो दर्पण का परावर्तक तल होता है, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया इसका ध्रुव, ध्रुव हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव, ठीक। यानी कि इसमें अगर बनाया जाए तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, इसका बनाया जाए तो ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जो रेखा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव, जो ध्रुव होता है, और उसका वक्रता केंद्र होता है, इन दोनों बिंदुओं से होकर के जो रेखा जाती है ना, उस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण और वो हो गया उत्तल दर्पण। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इधर से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से उसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहां से, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, या मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये अवतल दर्पण की मैं बता रहा हूं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब यही आप लोग उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये तो इधर लौट जाएगी ना, क्योंकि परावर्तक तल तो इधर है, लेकिन मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, इधर से लग रहा है कि इसी बिंदु से जा रहा है, तो जिस बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा वही उसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? तो ध्रुव और फोकस के जो बीच की दूरी होगी ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, मैं यहां पे बनाता हूं, एक दर्पण बनाता हूं, ठीक, एक बनाता हूं अवतल दर्पण, ये हो गया, ये दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण ये हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका हो गया ध्रुव, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए कि वक्रता केंद्र, और ये इसका हो गया फोकस, ठीक है। तो देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका
वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी ना, उसी की दूरी को हम कहते हैं क्या, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक। छठवां आता है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो कहेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको R से, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है F बराबर R/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको याद रखना पड़ेगा कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।